प्रोपेगेंडा दे दो, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यही देखता हूँ, यूरोप की पत्रकारिता और अपने देश की पत्रकारिता में अंतर है, खासतौर से प्रिंट मीडिया में। और प्रिंट मीडिया के अलावा भी वो लोग सबसे पहले अपने देश और राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। हमारे यहाँ अब संकट आ गया है, हम राष्ट्र के बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में अधिक सोचते हैं। राष्ट्र के बारे में हमारा चिंतन बौना होता जा रहा है। वो राष्ट्रवाद कहाँ रहा? वो श्री अरविंद का राष्ट्रवाद, तिलक का राष्ट्रवाद, टैगोर का राष्ट्रवाद है, और तो छोड़ो गांधी का राष्ट्रवाद, और आगे चलते चलते सभी नेताओं को हमने देखा। जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रवाद अद्भुत था, अद्भुत था। और ये हमारे उपाध्याय जी का राष्ट्रवाद है, वो वस्तुतः यानी उन्होंने कहा कि एकात्म राष्ट्रवाद, एकात्मवाद, यही हमारे राष्ट्र की पहचान होनी चाहिए। लेकिन हम धीरे 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 विदेशी पैसे के आने से, विदेशी पैसे के मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कहना चाहूँगा कि आज हमारा देश और हमारी पत्रकारिता इस विदेशी फंडिंग से, चाहे वो अरब देशों से आ रही हो, चाहे कनाडा से आ रही हो, इसके कारण हमारा देश एक ऐसी इसके शब्द मैं दे सकता हूँ, ये पत्रकारिता जो है वो जिहादी पत्रकारिता होती जा रही है। ये जिहादी पत्रकारिता बड़ी घातक है। इससे हमारे देश की एकता, हमारे देश की सुरक्षा संकट में पड़ गई है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आज के हमारे युवा नेता, चाहे वो बिहार के हों, यूपी के हों, ये कोई नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे, इन सब के विचार, या दक्षिण भारत के हों, ये दो तरह की राजनीति करने लगे हैं। एक राजनीति है जाति आधारित, जो देश को टुकड़े टुकड़े करके बर्बाद कर रही है, और दूसरी राजनीति है, वस्तुतः सच है, वो है केवल 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 सत्ता लोभ। इस सत्ता लोभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कोई समझौता कर सकते हैं। हमारी पत्रकारिता इस पर हमला करे, हमारी यही इच्छा है कि किसी कीमत में जातीय पत्र राजनीति नहीं चलेगी, किसी कीमत में ये लोभ नहीं चलेगा, किसी कीमत में सत्ता लोभ नहीं चलेगा, किसी भी कीमत में तुष्टीकरण नहीं चलेगा, क्योंकि यह तीनों के तीनों एक तरह से जहर हैं। ये ऐसे जहर हैं जो राष्ट्र की एकता को छिन्न भिन्न कर देंगे बहुत शीघ्र। इसलिए पत्रकारिता, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। यूरोप की पत्रकारिता देख लीजिए, अपनी पत्रकारिता देख लीजिए, अंतर देख लीजिए, मैंने तो सब देखा है, सब देखा है। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हमें अपनी पत्रकारिता को लक्ष्य और मूल्यबद्ध करना होगा, राष्ट्रवाद से जोड़ना होगा, देशभक्ति से जोड़ना होगा, विकास से जोड़ना होगा। और जाति अब देखिए क्या तमाशा है, किसकी यानी गरीबी की जनगणना नहीं हो रही है, व्यभिचार की जनगणना नहीं हो रही है, हिंसा की जनगणना नहीं हो रही है। किसकी जनगणना हो रही है? जाति की जनगणना हो रही है। ये भी कोई बात है? जाति की जनगणना किसी भी देश में जाति की जनगणना है क्या? अरब देशों में जाति की जनगणना है क्या? या यूरोप में जाति की जनगणना है क्या? विश्व में कहीं जाति की जनगणना? और जाति आधार पर जो आरक्षण है वो किसके लिए? अरे बौद्धिक आधार पर अगर आरक्षण नहीं होगा तो देश तो बहुत तेजी से गुलाम हो जाएगा भाई। अगर बौद्धिक आरक्षण नहीं होगा तो बुद्धिमान बच्चे तो यूरोप भाग जाएंगे, विदेश भाग जाएंगे। 40-50%, 40-42% का लड़का नौकरी पाएगा और 80% का सड़क पर टहलेगा। इससे तो एक विस्फोट होगा। इसलिए पत्रकारों का ये कर्तव्य है, पत्रकारिता का कर्तव्य है कि इस पर एक अभियान चलाएं कि एक सीमा, इसको फिर से, इस जातीय आरक्षण के तमाशे को फिर से लिया जाए और इसको देखा जाए कि इसमें क्या सुधार हो सकता है एक सीमा तक। अरे भाई, सन 70 से अब तक हम सुधरे, हम उठे ही नहीं। इतना ढेरों आरक्षण हुआ, मुफ्त में। ये मुफ्तखोरी का अंजाम देख रहे हैं राजनीति में क्या हो रहा है।
मुफ्तखोरी कितनी हो रही है, हर जगह मुफ्तखोरी। और दिन ब दिन कोई कहता है 50% आरक्षण, कोई कहता है 65%। दक्षिण देखो तमाशे चल रहे हैं। और ये आरक्षण का परिणाम भी देख रहे हैं आप, देशद्रोह, देश से कटने की मानसिकता, देश के विरुद्ध बोलना, देश के विरुद्ध बोलना, सनातन के विरुद्ध बोलना, राष्ट्रवाद के विरुद्ध बोलना, भारतीय संस्कृति और आस्था के विरुद्ध बोलना। क्या यही पत्रकारिता का अंजाम होगा? क्या यही पत्रकारिता जनित राजनीति होगी? ये मैं कहना चाहता हूँ। अंत में थोड़ा सा बस बोलूँगा, ये कहूँगा कि समय है आज की राजनीति और आज की पत्रकारिता देखनी है तो पुरानी पत्रकारिता पर नज़र डालिए। जो पत्रकारिता तिलक ने की थी, जो पत्रकारिता शेरविन ने की थी, जो पत्रकारिता गोखले ने की थी, जो पत्रकारिता अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने की थी, उसकी तरफ नज़र डालिए और देखिए उनका लक्ष्य क्या था। अंकित जी, पत्रकारिता पर कहना, इस पर विचार व्यक्त करना थोड़े समय के लिए तो संभव। अब ये तो एक तरह से प्रशांत महासागर है जो विषय आपने दिया है, इस पर तैरना 5-7 मिनट में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि कैसे पहले की पत्रकारिता और आधुनिक पत्रकारिता में फ़र्क आया है। मुझे याद है एडिटोरियल बोर्ड में भी बहुत से लोग होते थे, पैसा ज़्यादा नहीं होता था, कहते थे 150-200 रुपये 300 रुपये महीने मिलता था, लेकिन फिर भी वो जुड़े रहते थे, संघर्ष करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, रात को 2 बजे तक एडिटोरियल्स लिखे जाते थे। आज स्थिति, और हाँ एक बात मैं जरूर कहूँगा, उस समय ही दूरदर्शन वगैरह आ गया था। मुझे 2 मौके मिले थे दूरदर्शन के, उसमें व्यक्तित्वों पर बोलना था। मुझे बताना चाहिए, ये बात बताना चाहिए कि मैं दूरदर्शन प्रयाग दूरदर्शन स्टेशन का कार्यक्रम सलाहकार समिति में 14 वर्ष सक्रिय रहा, जिसमें बहुत से हमारे यूनिवर्सिटी के साथी थे, बहुत से विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े कवि थे, उसमें सारे इकट्ठे होते थे। और सभी, यहाँ तक कि ग्रामीण पत्रकारिता को जो प्रतिनिधित्व करते थे वो भी मौजूद रहते थे। वो भी गांव से भी बहुत से लोग आते थे, हमारे मित्र साथी आते थे। यानी ग्रामीण पत्रकारिता भी हमने देखा 70 बहुत ही जागरूक थी। वो समय देते थे बेचारे, अब उनके पास पैसे नहीं होते थे, अपनी जेब से खर्च करके समाचार इकट्ठा करके इलाहाबाद आते थे या कानपुर जाते थे और समाचार देते थे। ये क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे कि उनकी इच्छा होती थी समाज को जागृत करना। अगर समाज जागृत नहीं होगा तो व्यर्थ है। और ये भी सब जान चुके थे कि विधायिका अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, तो कम से कम कार्यपालिका से सीधा जुड़ा हुआ है आपका राजनीति, कार्यपालिका और पत्रकारिता एक हो जाए तो समाज में सौष्ठव आएगा, संपन्नता आएगी। ये विशेष बात थी। और बहुत से झगड़े हुआ करते थे, तो ये हुआ करता था कि देखिए नकारात्मक पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए जिससे कि समाज में गलत संदेश न जाए। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, कोई तुष्टीकरण जैसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये विचार उस समय भी था, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं बदलाव आया, ये बदलाव आया। और देखते देखते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया पर हावी हो गई। प्रिंट मीडिया आज भी अच्छा लिखती है, वो एडिटोरियल्स अच्छा है, लेकिन प्रभावशाली जो छा जाने वाली प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उसके बारे में तो ज़रूर कुछ विचार करना पड़ेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो लोगों के पास तीव्र गति से पहुंचती है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एआई का ज़माना है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे ऐसे भ्रामक समाचार आते हैं, पुराने एपिसोड्स को नए ढंग से पेश कर दिया गया, लो साहब झगड़े हो गए। यानी बहुत सी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उसे बड़े अच्छे विचार हैं। जैसे कई दफ़े मैं सुना करता हूँ मन की बात,
प्रधानमंत्री के मन की बात सुन लेता हूँ, अच्छा लगता है, वो अपना विचार व्यक्त करते हैं, इस तरह की बातें। बहुत से विद्वानों के भी विचार आते हैं, अच्छे कवि सम्मेलन आते हैं, अच्छे भी सब आते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विशिष्ट देन है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसा भी हो रहा है जो इस समाज और देश के लिए बड़ा घातक है। ऐसे ऐसे एपिसोड्स, ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे ऐसी अश्लील चीज़ें आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। ये ज़रा बहुत घातक है समाज के लिए। और आप देख रहे हैं सामाजिक परिवर्तन किस दिशा में जा रहा है। ऐसा विस्फोटक सामाजिक परिवर्तन, कभी कभी चिंता होने लगती है। मेरे जैसे वय के व्यक्ति को जो 8 दशक पूरा कर चुका हो, उसके लिए चिंता की बात है। मैं तो कई वर्ष लंदन में भी रहा, वेस्टमिंस्टर लंदन में भी पढ़ाया मैंने, कई यूनिवर्सिटीज़ में जाके। मुझे वहाँ पर भी लोग यही पूछते थे कि हिंदुस्तान में जो जर्नलिज्म है वो किस दिशा में जा रहा है। वहाँ तो केवल संघर्ष ही संघर्ष है, विलाप ही विलाप है। वहाँ तो केवल ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पत्रकार और आम पत्रकारों की समस्याओं की भी चर्चा। हमने यूरोप में देखा पत्रकार भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन भारत में तो भूखे मर रहे हैं। खासतौर से ग्रामीण पत्रकारों को मैंने देखा, मैं उससे जुड़ा रहा, वर्षों वर्षों जुड़ा रहा। मैंने देखा बेचारे उनको भोजन नहीं, वो अपने साइकिल से जाते हैं, कवर करते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। भारत सशक्त है तो विश्व सशक्त रहेगा। मुझे श्री अरविंद की वो वाणी याद आ गई। उन्होंने कहा यदि भारत सशक्त है तो विश्व सशक्त है, यदि भारत विपन्न है तो विश्व विपन्न है। क्या कारण था उस ऋषि का कहने का मुझे नहीं मालूम। और फिर उन्होंने कहा यदि भारत मरता है तो सारा विश्व मर जाएगा। यह श्री अरविंद की दिव्य वाणी थी। और तिलक ने इस पर कहा था कि श्री अरविंद जो बोल रहे हैं वो भविष्य बोल रहा है, भारत का भविष्य बोल रहा है, भारत की राजनीति बोल रही, भारत की पत्रकारिता बोल रही है। इसलिए कितने अखबारों का संपादन श्री अरविंद ने किया। बिपिन चंद्र पाल का पेपर वही करते थे, सब कुछ प्रथम पृष्ठ से अंतिम पत्रकारिता देखनी है, सीखनी है तो वो उससे सीखिए, जिससे उस पत्रकारिता से भयग्रस्त होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद लंदन में हिल गया। और उन्होंने कहा वंदे मातरम में जो लेख श्री अरविंद लिख रहे हैं वो यद्यपि विस्फोटक है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे, इसलिए राजद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चलाए। ऐसी सशक्त पत्रकारिता की 4 पंक्तियों से सारा देश हिल जाता था। तिलक की 4 पंक्तियों से देश हिल जाता था। तो ये है इस अखंड भारत की कल्पना, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की कल्पना, अखंड भारत की कल्पना, शाश्वत भारत की कल्पना, स्वतंत्र भारत की कल्पना। ये उन प्राचीन पत्रकारों की देन है। और आज के पत्रकारों की क्या देन? सत्ता लोलुपता। हर पार्टी अपना 2-1 अखबार चलाती है, 2-1 चैनल्स चलाती है। ऐसा नहीं चलने वाला। राष्ट्रीय मुद्दे हों तो राष्ट्रीय मुद्दे पर सबको एक हो जाना है। कभी भी युद्ध भूमि में हमारे सैनिक जाते हैं, पत्रकार कहते हैं कि युद्ध भूमि में गए शहीद हुए हैं, लेकिन वहीं पर राजनयिक लोग अपने अपने वक्तव्य छापते हैं, विरुद्ध वक्तव्य छापते हैं कि हमें शंका है गए भी थे कि नहीं गए थे। ऐसी मानसिकता की पत्रकारिता तो नहीं हो सकती ना। इसलिए सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे रक्षा हो, और चाहे सामाजिक समस्याएं हो, चाहे सामाजिक एकता हो। ये अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा, अभी जातीय जनगणना नहीं चलेगी, अब ये जातीय आरक्षण नहीं चलेगा, अब राष्ट्रीय आरक्षण चलेगा, अब बौद्धिक आरक्षण चलेगा। अब इन्हीं चीज़ों के आधार पर पत्रकारिता को आगे बढ़ना है। अगर इस खंभे को, इस चतुर्थ खंभे को सशक्त बने रहना है तो मैं अभी बोल देता हूँ कि इसको भी आद्योपांत परिवर्तित होना है, राष्ट्रवादी होना है, क्रांतिकारी होना है, समाज सेवी होना है, और सबसे ऊपर इसको वस्तुतः एक मूल्यपरक बनाना है, जिससे कि हमारा देश विश्व का चौथा स्तंभ नहीं, चौथा विश्व का गुरु बने। चौथी शक्ति तो हम बन गए, गुरु बने। और राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी दलों को एक होना चाहिए। यह पत्रकारिता ही इनको सिखा सकती है, ये मेरा मानना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं बहुत से लेख हैं, कभी अवसर पड़ेगा तो मैं आपको दे दूँ।